सर, मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में आपका स्वागत है। बढ़िया सुदीप सर, कल रिलीफ रैली, कल बहुत ही बढ़िया रिलीफ रैली थी। 24,000 के ऊपर जाके फाइनली सेशन का कल्मिनेशन हुआ। ये ऑफलेट जो मार्केट्स के मूव आ रहे हैं, ये कैसे देख रहा? आई एम श्योर कोई स्ट्रक्चरल शिफ्ट तो हुआ नहीं है सेंटिमेंट्स में। ये मेरे ख्याल से इस ग्लोबल वोलेटाइल सेटअप के बीच में एक टेम्पररी सी रिलीफ थी। तो ऐसे में मार्केट्स पर आप जैसे दिग्गजों का व्यू बैठ क्या रहा है? क्या कर रहे हो आप लोग? कुछ कैश में बैठे हो या सारा डिप्लॉय कर डाला आपने? नहीं नहीं, बिल्कुल डिप्लॉय नहीं कर डाला है। कैश की तो बैठे ही है। और आशीष जी, आपको शायद याद होगा, मैं पिछले करीब 1-1.5 महीने से कह रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा करके जो अच्छे स्टॉक्स है, जो आप हमेशा लेना चाहते थे, और अच्छा खासा करेक्शन हो गया इस वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के चलते, वहां पे थोड़ा थोड़ा करके अपना हिस्सेदारी बढ़ाइए। और मैं एक स्टॉक का आपको एग्जांपल दूंगा, लार्सन टुब्रो। ना, मुझे लार्सन टुब्रो 6 महीना पहले भी बहुत अच्छा लगता था और अभी भी बहुत अच्छा लगता है। अब बीच में हुआ क्या, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, जहां के इनका लगभग 40% कॉन्ट्रैक्ट वेस्ट एशिया में है, इसके कारण जबरदस्त गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। मुझे तो लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट जरूर खत्म होगा और उसके बाद इनके बिजनेस वेस्ट एशिया में और भी बढ़े। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करने का। थोड़ा थोड़ा इसीलिए कह रहा हूं कि जैसे आपको भी मालूम है कि ये जो वेस्ट एशिया वाला जो इशू है, ये खत्म नहीं हुआ है। हाँ, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन बहुत जल्द निकल आएगा, पर अभी तक सोल्यूशन निकला नहीं। कल बहुत पॉजिटिव थे सब, आज सुबह थोड़ा बहुत उसमें क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं। पता नहीं बहुत जल्दी कोई सोल्यूशन होगा या इसमें और भी टाइम लगेगा, पर ओवरऑल एक पॉजिटिव दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। और इसको कह सकते हैं बिगिनिंग ऑफ द एंड, ये मैं कहूंगा। एंड नहीं कहूंगा, बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, ये मैं जरूर कहूंगा। ज्यादा दूर नहीं है उस कॉन्फ्लिक्ट के खत्म होने से, अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसा कह लीजिए। ये सुदीप सर, मैं इधर उधर हिलता हूं तो मेरे पास तो वीडियो जर्नलिस्ट हैं, वो मेरे को मेरा कैमरा हिला लेते हैं मेरे साथ। ये आपके साथ कौन है? आपका कैमरा कैसे हिल रहा था? मेरा एक्चुअली ऑटो में सेट है, पता नहीं, मैं हिलता हूं तो ऑटोमेटिकली हिलता हूं। ये सही है। आप, क्योंकि वो मैंने ऑब्जर्व करा था, आप जब हिल रहे थे तो कैमरा भी मूव कर रहा था ब्यूटीफुली। खैर, अच्छा सुदीप सर, कैश हल्का हल्का डिप्लॉय करना, तो पहला पार्ट, आप इस समय फिर कितने कैश पे बैठे हो, कितना डिप्लॉय कर लिया आपने? दूसरा, आपने एलएनटी जैसे कुछ विकल्प मेंशन करे जो आपको पसंद आ रहे हैं, आगे चर्चा में लेकर आता हूं, बाकी आपकी प्रेफर्ड पिक्स कौन सी होंगी। लेकिन सारा सरदर्द भारतीय बाजारों का, इवन रुपए की कमजोरी का, मेरे ख्याल से एफआईआईज का जो आउटफ्लोज है वो है। और आज की कहानी नहीं है, पहले हम चलते नहीं थे, पूरा एशियन पीयर्स चलते थे तो हम अंडर परफॉर्म कर रहे थे। अब तो हम ऑफलेट गिरे भी हैं काफी अच्छा खासा। उसके बाद भी कई सारी रिपोर्ट्स हाईलाइट करती हैं अभी भी वैल्यूएशन का कंफर्ट इंडिया के फेवर में आता नहीं है। तो समीकरण बैठ कैसे रहे? फिर ये इवेंचुअली आएंगे कब? देखिए, ये कहानी तो बहुत लंबी है। अक्टूबर 24 से ये सिलसिला चालू हुआ था और अभी भी वो सिलसिला चल रहा है। और ये वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट तो एक एडिशनल एंगल उस सिलसिले में जुड़ गया है। वैल्यूएशन इंडिया का डेफिनेटली बाकी जो एशियन पेयर्स है, आप ताइवान की बात करें, कोरिया की बात करें, चाइना की बात करें, सारे मार्केट से इंडिया का वैल्यूएशन थोड़ा रिच था। तो इसके कारण एफआईआई ने बेचना चालू किया। साथ में करेंसी डिप्रिसिएशन चालू हुआ, वो भी एक नेगेटिव एंगल आ गया। एफआईआई के मन में हमारे यहाँ जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है, पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, उसको लेके थोड़ा अनफेवरेबल मूड बना हुआ है। तो ये सारे अगर फैक्टर्स आप देखें तो एफआईआई का नजरिया अभी भी इंडिया की तरफ नहीं है। और ये समीकरण आप पूछ रहे हैं ना, समीकरण सिंपल है। आज अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करें तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10 से 12% ग्रोथ, जो जो अर्न कॉर्पोरेट अर्निंग्स का। अगर 10-12% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसमें देखिए 5-7% तो करेंसी डिप्रिसिएशन हो गया। अच्छा, उसको छोड़ दीजिए, नॉर्मल कई साल में भी 3-4% डिप्रिसिएशन होता है। इसमें कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह अगर आप जोड़ लेंगे तो 2% लगभग ये सब वो तो, आ जाता है। पर तो ये सब तो पहले भी था। 4% डिप्रिसिएशन, 2% यही तो मैं बोल रहा हूँ। ये मैं अक्टूबर ये कह रहा हूँ, ये सब 24 पहले भी से था। ये हमारे में यही यही था कि हम शंका एफआईआई के मन में। हमारा इंडिया इंक एटलीस्ट इतना बढ़िया ग्रो करता था, इस तरह के रिटर्न्स देता था कि एफआईआई का सारा दर्द वर्द छुप जाता था उन सब के बीच में। अभी एक और नतीजों का सीजन कल्मिनेट हो रहा है इस हफ्ते।
वो ग्रोथ तो अब तक लौटी नहीं है। और अब वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच में अगर कोई एक्सपेक्टेशंस थी कि FY27 में ग्रोथ बेहतर होगी, तो पहले 2 क्वार्टर तो वाइप आउट होने वाले हैं, Q1 Q2। तो ये ग्रोथ कब लौट रही होगी? आपका बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन क्या रहा है? देखिए, आप बिल्कुल सही जगह पे आपने पकड़ा है, और हम भी ये कह रहे हैं कि ग्रोथ अगर 10-12% का एक्सपेक्टेशन है तो FII क्यों आएगा। और इसके साथ आपने ये वेस्ट एशिया वगैरह आपने कहा, हमने भी कहा, इसके साथ आप एल नीनो वाला फैक्टर भी ध्यान में रखिए, क्योंकि सारे जो प्रेडिक्शंस है वो डेफिसिट मानसून की बात कर रहा है, जो कि इंडियन इकोनॉमी और मार्केट के लिए सही नहीं है। तो इस माहौल में फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर तो हम लोगों को बोलना पड़ेगा। अगर लक्षण ठीक हो जाते हैं, ट्रेंड अच्छा होता है, तो मे बी सेकेंड क्वार्टर के एंड से मार्केट में पिकअप देखने को मिल सकता है। उससे पहले तो बहुत ज्यादा FII बाइंग मुझे दिख नहीं रहा है। सुदीप जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले आपने जो लॉजिक LNT के परिप्रेक्ष्य में दिया, 6 महीने पहले आपको बहुत अच्छा लग रहा था, फिर मिडिल ईस्ट की टेंशन, उसमें आपको एक डिप भी मिल गया, है ना। ऐसे ही लॉजिक पे चलूँ तो PSU बैंक्स पे आपका तर्क क्या है ना। ये वो थीम थी जो कि निफ्टी बैंक को ऑल टाइम हाई पे ले गई, सबसे स्ट्रॉन्ग थी, लेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इवन अगर आप इंडियन बैंक को देखें, कैनरा बैंक को देखें, PNB, उन्होंने बहुत अच्छा मूव दिया। बट एक थोड़ा सा इस बार इशू हुआ था SBI के नंबर्स में, a margin trajectory lower below 3%. आपका PSU बैंक्स पे टेक क्या है इस वक्त? जी पॉजिटिव है, मीडियम टर्म में पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा क्वेश्चन मार्क्स है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कतें हैं। 2 मुख्य कारण है। एक तो ये जो सारा कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमी में जो प्रेशर इंडिया में आ रहा है, इसके चलते क्रेडिट डिमांड में थोड़ी तब्दीली होगी, और इसके साथ क्रेडिट डिमांड के साथ साथ एसेट क्वालिटी में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। बट ये बहुत ही शॉर्ट टर्म की इशू है, 1-2 क्वार्टर की इशू की बात कर रहे हैं। साथ में आपको ध्यान में ये भी रखना पड़ेगा, RBI ने जो प्रोविजनिंग नॉर्म्स, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के जो नए नॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके चलते पर्टिकुलरली PSU बैंक्स में एक बार के लिए एक हिट आने की संभावना है। तो ये 3-4 जो फैक्टर है, ये PSU बैंक के ऊपर दबाव मेंटेन करेगा 1-2 क्वार्टर तक। उसके आगे सर, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं तो हाँ, SBI जरूर थोड़ा थोड़ा करके लेना चाहिए। अच्छा, किसी भी वक्त भारत इकोनॉमिक संवाद की शुरुआत होने वाली है। सुदीप सर, एक LNT का क्यू दिया जहां पे आप पैसा डिप्लॉय कर रहे हो, क्विकली आपके प्रिफर्ड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आइडियाज जो आप निबल कर रहे हो, जहां पे आप अपना कैश डिप्लॉय कर रहे हो। LIC मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये जो नतीजे भी आए हैं मुझे अच्छे लगे, और मुझे लगता है एक पिकअप का टाइम वापस आ गया है। और हम लोग तो यहाँ पे 1200 रुपया तक का टारगेट 1 साल के लिए देख रहे हैं, और यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। पर सलाह वही रहेगी, थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, हड़बड़ा के लेने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट वोलेटाइल है, करेक्शन कहीं भी आ सकता है, पर लेना चालू करिए जरूर। LNT उधर था जो पसंद आ रहा था, और दूसरा दिग्गज है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो सुदीप सर का प्रिफर्ड आइडिया। सुदीप सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली मार्केट टेक्निक